हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप मैंने पिछले साल जो है आप सभी को क्लास 8 के कई सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए, जिसमें कि आपका जो सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड जो कोर्स है उसको लगभग मैंने कवर कराया। क्योंकि देखिए, सोशल स्टडीज़ की क्लासेस कहीं पे नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द आपके जो लोकल एरियाज़ है वहाँ पे। सो आई एम प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ यू द सोशल स्टडीज़ क्लासेस, जिसमें आप हिस्ट्री, सिविक्स और आपके जियोग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आपका ये 9 का जो सिलेबस है, इसमें आपका हिस्ट्री भी आता है, इतिहास आता है, आपका सिविक्स आता है, नागरिक शास्त्र, आपका जियोग्राफी आता है यानी कि भूगोल, और आपका इकोनॉमिक्स भी आता है यानी कि अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र के बारे में भी आप इसमें पढ़ते हैं। तो एक नया सब्जेक्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एक दो लेक्चर्स मैंने इसका डेमो लेक्चर्स भी आप सभी को प्रोवाइड कराया। So finally, I decided that I will give you complete lecture of geography. Okay, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, so you can comment us and you can tell us that एंड कौन कौन से और वीडियोस लेक्चर आपको चाहिए। ओके, सो आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि मैं आप सभी को वो सारे वीडियो लेक्चर जो है प्रोवाइड करा सकूं। ओके, सो देखिए, अगर आप मैथ्स के क्लासेस चाहते हो, जैसे मान लो आपका कोर्स जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ओके, अगर मान लीजिए कि आपका कोर्स जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड है, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप कि मैथ्स जो है एनसीईआरटी का 9 का, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मैं आपको एकदम ईजीएस्ट फॉर्म पे समझाऊंगा, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे देखिए दोस्तों, क्या है एक्चुअली में कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट बुक जो स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं या रिफ़र करते हैं उसी बुक से पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में क्या होता है, वहाँ पे टेक्स्ट बुक और एक रेफरेंस बुक दोनों से उनकी तैयारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से उनकी तैयारी थोड़ी सी अलग होती है। तो मैं आपको हमारे इस चैनल पे सारे चीज़ें एक साथ अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आपका जो आने वाला कंपटीशन एग्जाम होगा आने वाले टाइम में, आपको भी पता होगा कि आप आईआईटी जेई का एग्ज़ाम दोगे या नीट का एग्ज़ाम दोगे, तो उससे रिलेटेड जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये तैयारी की सीरीज चलने वाली है। होपफुली दोस्तों आपका इसमें हमें साथ मिलेगा। बिल्कुल, आप हम हमारा साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा दैट वी आर डिसाइडिंग दैट इस ईयर जो है हमारा 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हमें मिल जाए, और लाइक्स करके आप हमें बता दीजिएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। देखिए, आपसे मैं आज इसलिए इतनी सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे बातें करना, आपको बताना कि एक्चुअली वाई आई एम प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ यू दिस वीडियो लेक्चर्स। क्योंकि देखिए, अभी मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैं आपको संडे संडे को ये वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, हर एक संडे को मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा का पूरा चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। ओके, इस चैप्टर में आप किसके बारे में जानने वाले हो? इस चैप्टर में आप जानने वाले हो कि भारत का आकार कैसा है और इसकी स्थिति कैसी है। तो आप बोलोगे सर, भारत तो एक चिड़िया जैसे दिखता है, कुछ इस तरीके से भारत हमको दिखता है। ओके, लेकिन देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे आकार नहीं बताया गया है। ज्योग्राफी में आप यानी कि जो आकार है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं आपकी एनसीईआरटी वाले बुक में। कहा गया है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ऑब्वियस सी बात है। और पिछले 5 दशकों में यहाँ की सामाजिक आर्थिक दशा जो है वो काफ़ी चेंज हुई है। यानी कि सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ यहाँ की चेंज हुई है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। 5 दशक मतलब लगभग 50 सालों में। जैसे यहाँ पे कृषि यानी एग्रीकल्चर, उद्योग यानी कि आपका जो बिजनेस है वो, आपका तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी, और यहाँ की सर्वांगीण रूप से आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ग्रोथ करते हुए हमको दिखाई पड़ता है। ओके, और भारत का विश्व के इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया ने। ओके, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन करा, और उसके बाद किस तरीके से इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल करती है, किस तरीके से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करती है, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में जरूर कवर करा है उसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे स्थिति के बारे में बताया गया है भारत की, कि जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा दोस्तों, आपने ये पिछले लेक्चर्स में कवर करा होगा। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये मैंने आपको पढ़ाया था, अक्षांश रेखाएं, देशांश रेखाएं। तो ये क्या होते हैं एक्चुअली, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी कर्क रेखाओं की जो 0 डिग्री पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद ये कर्क रेखा नहीं होगी दोस्तों, ये भूमध्य रेखा होगी। ओके, अब हाँ मत बोलिए, मैं आपको चेक कर रहा था जस्ट कि आप क्या बोल रहे हैं। ये कर्क रेखा नहीं, भूमध्य रेखा, जिसको आप इक्वेटर कहते हो इंग्लिश में। ये वाली रेखा जो यहाँ पे इसके ठीक ऊपर में होती है, जो 23 डिग्री एंड हाफ
इतने एंगल पे ये थोड़ी सी बैंड रहती है। इसको कहा जाता है आपका कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके ठीक नीचे हमको एक और रेखा नजर आती है जो कि 23.5 डिग्री पे हमको झुका हुआ नजर आता है, जिसको आप मकर रेखा या कैप्रिकॉन लाइन के नाम से जानते हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हो। और यहाँ पे आपको आर्कटिक सर्कल दिखता है यानी कि आर्कटिक वृत्त, और यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त दिखता है। यहाँ पे आपका पोल है, एन पोल और एस पोल। और जो सीधी लाइन होती है एन पोल और एस पोल को मिलाने वाली, उसको आप प्राइम मेरिडियन लाइन यानी कि प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जानते हो। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है इसका, प्रमुख याम्योत्तर, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। तो आपका इंडिया कहाँ पे आता है? आपका इंडिया आता है इस कर्क रेखा के ठीक ऊपर। इस कर्क रेखा के ठीक ऊपर आपका इंडिया आता है दोस्तों। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। आइए इसको मैप से समझिए थोड़ा सा, आपको और डिटेलिंग में समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये मैप आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये आपकी देखिए यहाँ पे, ये आपका इक्वेटर लाइन है और इसके ठीक बीचों बीच से यहाँ पे कर्क रेखा क्रॉस करती है। ओके, लगभग ठीक बीचों बीच से। तो जिसमें से आपका ये इंडिया दिख रहा है, तो ये भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है। तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल में ये दिखता है आपको? तो 8 डिग्री, लगभग 8 डिग्री 4 मिनट के एंगल पे आपको यहाँ पे ये दिखाई देता है। इतने एंगल पे ये है। यहाँ पे एंगल सब मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अलग अलग एंगल से यहाँ पे ये डायमेंशन को इसका मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 ये बताया गया है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, और ठीक इसके ऊपरी पोर्शन पे मतलब नॉर्दर्न पार्ट पे इसका कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उसके बारे में भी बताया गया है। और इसके पूर्वी क्षेत्र पे यहाँ पे कितना डिग्री एंगल और पश्चिमी क्षेत्र पे कितना डिग्री, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में, पढ़ाई करते हैं, कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, इसमें ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, मतलब कि यहाँ पे देखिए उत्तर से क्यों कहा गया? उत्तर से इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो आप ये मैप देख रहे हो, ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये अगर भूमध्य रेखा है आपकी यानी इक्वेटर लाइन है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में है यानी कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसलिए इसको उत्तर से कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जो आती है वो आपकी 8 डिग्री 4 मिनट, जैसा कि मैंने बताया। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी और ऊपर में यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ऐसी लाइनें। और यहाँ पे आपको जो दिखाई देंगी वो 37 डिग्री 6 मिनट पे आपको एक और लाइन दिखाई देगी, जो कि वो भी उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, जो कि अक्षांश रेखा है। दूसरी लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी 68 डिग्री पूर्व से। 68 डिग्री पूर्व क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो यामोत्तर लाइन जो दिख रहा है ना यहाँ पे 0 डिग्री पे आपको, इस जगह पे, इसकी ये कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये पूर्व के डायरेक्शन में है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये 0 डिग्री के एंगल पे इसके ईस्ट के डायरेक्शन में, इसलिए इसको पूर्व कहा गया है। ओके, यानी कि पूर्वी गोलार्ध की तरफ। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये वाली जो लाइन आती है ये आती है 68 डिग्री और 7 मिनट के आसपास। ओके, और यहाँ पे एक और जो लाइन आती है जहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश आपका टच होता है, इस जगह को कहा जाता है 97 डिग्री और 25 मिनट। तो इतने एंगल पे, तो ये भारत की स्थिति हो गई। आपको ये सारे एंगल्स याद करने होंगे, काफ़ी इजीली है ये। एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में यहाँ पे बांटा गया है। किसके द्वारा बांटा गया है भाई? तो वो भूमध्य रेखा के द्वारा बांटा गया है, बिल्कुल। ओके, और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार, मतलब यहाँ पे बताया गया कि भारत की स्थिति क्या क्या है। तो आइए इसको मैं आपको मैप के थ्रू ही डायरेक्टली समझा देता हूँ, जिससे आपको इजीली वे पे समझ में आ जाएगी सारी बातें। यहाँ पे देखिए, इसके दक्षिणी भाग पे आपको हिंद महासागर दिख रहा है। इसके आपको यहाँ पे आपको इंडिया की इस तरफ क्या दिखेगा? आपको बे ऑफ बंगाल दिखेगा, यानी बंगाल की खाड़ी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। ओके, इस तरीके से। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको, इस जगह पे आपको क्या दिखाई देगा? इस जगह पे आपको दिखाई देगा अरेबियन सी यानी अरब सागर। यहाँ पे आपको अरब सागर नजर आएगा। तो इस तरीके से ये आपके इंडिया का लोकेशन हो गया दोस्तों। और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ से वेस्ट से लेकर के यहाँ तक पूरा ईस्ट तक, इतना हिस्सा जो है ये माउंटेन से कवर्ड है। ओके, तो कोस्टल एरिया कौन सा हो गया? ये सभी एरिया जो है कोस्टल एरिया हो गया, जिसको आप जो है जलीय स्थलीय मार्ग भी कहते हो, जहाँ पे ये बंदरगाह आपके मौजूद होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये इसकी स्थिति होगी। अब हम जानेंगे इसके आकार के बारे में। तो भारत का आकार जो है लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। और इसका क्षेत्रफल जो है पूरे वर्ल्ड का जितना क्षेत्रफल है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का जितना क्षेत्रफल है, उसके जियोग्राफिकल एरिया यानी कि जियोग्राफिकल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का जितना जियोग्राफी है उसका जो है ये 2.4% इंडिया की जियोग्राफी है। ओके, यानी उसका एरिया है लैंड एरिया। ओके, जितने भूभाग में भारत है। अब यहाँ से देखिए
कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व में कई प्रकार के देश हैं, जैसे आपके अमेरिका है, इंग्लैंड है, रसिया है, जापान है, चाइना है, भारत भी है। तो ऐसे करके आपके भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश पड़ता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4% भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इंडिया का अगर मैप ड्रॉ करूँ, तो ये आपका समुद्री एरिया पड़ता है इस जगह से, ओके। क्योंकि यहाँ पे दूर पे यहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिखाई देगा, यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अगर आप ये सारा कुछ यहाँ पे मेजर कर लें, तो इंडिया का ये जो सी एरिया है, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे, इसका जो है टोटल डिस्टेंस इसको माना गया है कि 7,516.6 किलोमीटर तक ये है, ओके, आगे तक मतलब। और दूसरी बात जो है यहाँ पे बताया गया है कि जितना भूभाग यहाँ पे लैंड एरिया है, यानी कि आपका जो इंडिया बनता है, ओके, जो आपका इंडिया यहाँ पे जो फॉर्म होता है यहाँ पे, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से लेकर के ये जो पूरा भूभाग है दोस्तों यहाँ तक का, इस एरिया को बताया गया है कि ये 15,200 किलोमीटर तक है। क्योंकि ये माउंटेन से कवर्ड है, इसलिए वो भले ही लंबाई में हमको छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबा है, काफ़ी वहाँ का काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे ये है, ओके। तो भारत के उत्तरी पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम सीमा मतलब जैसे मान के चलिए ये आपका इंडिया है, मान के चलिए, ओके। जैसे ये आपका इंडिया है, तो उत्तर पश्चिम मतलब ये वाली जगह पे यहाँ पे वलित पर्वत है। वलित पर्वत मतलब ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें मूवमेंट कंटिन्यू होता रहता है, उसको कहा जाता है वलित पर्वत, जो कि इसमें हलचल मची रहती है, ओके, वो हलचल कंटिन्यू होती रहती है। तो यहाँ पे कौन सी पर्वत है, यहाँ पे आपके अरावली माउंटेन आपको दिखाई देगी यहाँ पे, ओके, जो उत्तर पश्चिमी भाग पे है। और उत्तर पूर्वी भाग पे आपको हिमालय नजर आएगी, जो कि वलित पर्वत है, जो अभी भी खिसकने का काम कर रही है। कैसे पता? क्योंकि उसका लास्ट जो मेजरमेंट किया गया था 8,848 मीटर उसकी लंबाई थी, लेकिन बाद में जब उसको मेजर किया गया 8,850 मीटर उसको मेंशन किया गया। तो वो चूंकि मूवमेंट हो रहा है उसमें, इसलिए वो जो है वलित पर्वत कहलाता है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, इसके दक्षिणी भूभाग का उत्तर में चौड़ा है, मतलब दक्षिणी भूभाग जो है, दक्षिणी भूभाग का उत्तरी भाग चौड़ा है। मतलब अगर आप यहाँ पे इंडिया का मैप देखते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा होगा, ये इंडिया का मैप देखिए आप, इसका ये दक्षिणी भूभाग है, इसमें इसका दक्षिणी भूभाग का उत्तरी पोर्शन यानी ये वाला हिस्सा काफी चौड़ा है, और नीचे से कैसा है, ये सकरा है थोड़ा सा, ओके, यानी कि नैरो है, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखिए 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है, मतलब कि यहाँ से अगर आप बात करोगे तो नीचे की ओर जो है ये सकरा होता गया है, नैरो होता गया है, ओके। इसके पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। और यहाँ पे देखिए, अगर आप मैप में देखोगे तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री पे है यहाँ पे। 30 डिग्री पे मतलब क्या है, इसको देखिए इस मैप से आपको समझ में आएगा, ये वाले मैप से। यहाँ देखिए, यहाँ अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है यहाँ पे 30 डिग्री का है लगभग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है भाई, ओके। और यहाँ पे अलग अलग डिग्री पे, यहाँ पे आपको जैसे ये 24 डिग्री दिख रहा है ना आपको, और उसके बाद ये दिख रहा है आपको 32 डिग्री, और ये दिख रहा है 36 डिग्री। तो ये कितना एंगल का फर्क पड़ गया? तो इधर से लगभग आप देख रहे हो तो 12 डिग्री का फर्क पड़ रहा है। और नीचे से अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखिए 24 डिग्री कर्क रेखा जो लगभग सेंटर में है, और यहाँ 8 डिग्री के आसपास आ रही है। 8 डिग्री मतलब अगर आप 24 में 8 माइनस करें तो 18, तो लगभग जो है यहाँ पे 30 डिग्री का यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आता है अक्षांश रेखाओं में, ओके। और देशांतर रेखाओं में कैसा होता है, यहाँ पे देशांतर रेखाओं में भी आपको यही डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पे 68 डिग्री आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 97 डिग्री दिख रहा है। मतलब लगभग 30 डिग्री का यहाँ पे फासला जो है वो नजर आ रहा है दोस्तों। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है इस पॉइंट पे, ओके। आगे यहाँ पे कहता है आपका एनसीईआरटी कि यहाँ पे देखिए इसका जो सेंटर लाइन है वो क्या है, वो यहाँ पे देखिए, इससे यहाँ पे बताया गया है क्या कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर भारत का मानक यामी उत्तर है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नाम के शहर से गुजरती है। अब यहाँ देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको कि अगर मान लो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको, मतलब गुजरात से आपको अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचने में 2 घंटे का समय लगेगा, ओके। ये मेजरमेंट टाइम है,
इनके द्वारा फिक्स किया गया है। और दूसरी बात, यहाँ पे इसका एक मानक याम्योत्तर रेखा ये डिसाइड किया गया है। ये है इसकी मानक याम्योत्तर रेखा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, ये लाइन जो आपको दिख रही है मानक याम्योत्तर रेखा है। कितना एंगल है? 82 डिग्री और लगभग 30 मिनट के आसपास है। यहाँ की कौन सी भाग से गुजरती है? ऊर्जा, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नाम की एक जगह है, वहां से होकर के ये क्रॉस होती है। तो आपको यहाँ पे मेजर करना है, आपको पता करना है कि आपके छत्तीसगढ़ में ये कौन से राज्य से या कौन से जिले से होकर के गुजरती है, या गुजरती है या नहीं गुजरती। ओके, इसके बारे में आप सभी को पता करना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे भारत तथा विश्व। भारत तथा विश्व में यहाँ पे देखिए, भारत तथा विश्व यहाँ पे क्या बताया गया है भाई? तो भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य भाग में स्थित है, ये तो पता चल गया होगा आपको मैप से। ओके, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशियाई, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के भी पूर्व तट के माध्यम से निकटतम संबंध यहाँ पे बनाए हुए हमको दिखाई देता है। और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। तो मैं आपको इसको मैप से समझाता हूँ, जितनी भी बातें यहाँ पे कही गई हैं आपको वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप एक बार पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप इससे समझ सकते हो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत जो है आपके एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम भाग पे है, यानी साउदर्न पार्ट पे। तीसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि भारत के दक्षिणतम भाग पे आपको हिंद महासागर दिखाई देता है। ओके, जो कि क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये सागरों से घिरा हुआ है इंडिया जो है, यानी भारत जो है, जिसको हिंदुस्तान भी कहते हो आप, तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसको देश के नाम पे रखा गया है, यानी कि हिंद, हिंद नाम के, यानी हिंदुस्तान से हिंद आया है वो, उस नाम पे इसको रखा गया है। तो इसका नाम जो है हमारे देश के नाम पे है। दूसरी बात आपको यहाँ पे पता चलती है कि यह जो है दक्षिण अफ्रीका से ठीक इस तरफ है, इस दिशा में, यानी ये कौन सा दिशा होगा भाई? ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका ईस्ट, तो यहाँ पे पड़ेगा आपको नॉर्थ ईस्ट पे। ओके, दक्षिण अफ्रीका से इस दिशा में आपको दिखाई देता है। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, कि यहाँ पे आपका अरब सागर है, और यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल है, और नीचे में आपका हिंद महासागर। तो ऐसा भूभाग जो तीन ओर से समुद्री मार्ग से या जल मार्ग से घिरा हो, ऐसे भूभाग को आप क्या कहते हो? तो ऐसे भूभाग को आप पेनिसुलर कहते हो। क्या कहते हो? पेनिसुलर। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कहते हो आप पेनिसुलर। अब पेनिसुलर को हिंदी में क्या कहते हो सर? पेनिसुलर को आप हिंदी में कहते हो प्रायद्वीपीय भूभाग। ओके, क्या कहते हो? प्रायद्वीपीय। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा आपको। आज देखिए आपको ये सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, क्योंकि बुक का लैंग्वेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लिखा है आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं वो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की पॉइंट दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरियां 7000 किलोमीटर कम हो गई। इसका मतलब समझो जरा आप। तो यहाँ पे देखो, ये इंडिया आपको दिख रहा है ना, इंडिया का मैप, और ये वर्ल्ड का मैप दिख रहा है ना, तो ये जो जगह है ना यहाँ पे, यही जो है आपका स्वेज नहर है यहाँ पे। ओके, अब ये स्वेज नहर खुला तो यूरोपियन कंट्रीज को इसमें से सीधा इधर से इधर आने में, इंडिया आने में मार्ग छोटा पड़ गया, क्योंकि ये रास्ता पहले ब्लॉक था। पहले इनको इधर से घूम के आना पड़ता था भाई, और या तो फिर इधर से आना पड़ता था भाई, तो इसलिए जो है इनको थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस कवर होती थी। अब ये रास्ता खुला तो इनको लगभग 7000 किलोमीटर कम पड़ रहा है रास्ता। तो सोचो कितना फायदा हुआ इनका, इसीलिए तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए दोस्तों। और फाइनली इस तरीके से आप ये इंडिया का मैप देखिए, इंडिया के मैप में आपको और भी डिटेलिंग समझ में आएगी। सबसे पहली बात कि भारत के भूभाग को कौन कौन से देशों द्वारा घेरा गया है, तो यहाँ पे देखिए, इसके पड़ोसी मुल्क में आते हैं आपके पाकिस्तान, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान भी है, और यहाँ पे चीन है, नेपाल है, भूटान है, और इस तरफ आपका म्यांमार है। ओके, इतने देशों के अलावा आपका यहाँ पे एक बांग्लादेश है। तो ये हो गया पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, और भूटान 5, म्यांमार 6, और ये 7, तो बांग्लादेश 7। तो कितने भूभाग जो है इसके जो है विदेशों से घिरे हुए हैं या विदेशों को कवर करते हैं भारत के?
ये कितने विदेशी कंट्री यानी कि कितने फॉरेन कंट्रीज जो है इंडिया के भूभाग से संबंधित हैं या भूभाग से जुड़े हुए हैं, तो 7 कंट्रीज हैं ऐसे। और जलीय भूभाग से जुड़ने वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका आता है श्रीलंका। ओके, तो इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, थोड़ा सा ही है चैप्टर, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको आसानी से कवर कर सकते हो। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क से कई सालों से पुराना रहा है। ओके, और यह संबंध जो है समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर, पहले लोग बाग भूभाग से आते थे, समुद्री मार्ग तो पता नहीं था ना। वो तो वास्को डिगामा के आने के बाद, जब 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आते हैं, जो पहले पुर्तगाली रहे, उनके बाद, उनके आने के बाद जो है लोगों को पता चला। उसके बाद डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, तो लोगों को पता चलता गया कि भारतीय जलमार्ग भी कोई है। ओके, तो यहाँ देखिए, इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान। अब यहाँ पे उन मार्गों से क्या है, जैसे मान लो कि ईरान है। ओके, ये यहाँ पे आपको मैप से समझाता हूँ मैं, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखो, ये आपका मैप है, यहाँ पे आपका ईरान है, यहाँ पे आपका इंडिया है। अब ईरान से लोग बाग यहाँ पे आएंगे चल करके। ओके, और इंडिया से लोग बाग चल करके यहाँ पे जाएंगे ईरान में। तो ईरान से जो लोग इंडिया पे आएंगे, तो इंडिया के लोगों को उनकी सभ्यता के बारे में पता चलेगा, या ईरान के लोग इंडिया की सभ्यता सीख के जाएंगे, यहाँ का कल्चर सीख के जाएंगे, यहाँ पे कैसे कैसे नियम है उनके बारे में सीख के जाएंगे, और ईरान जा करके लोगों को बताएंगे, तो उनको भी पता चलेगा। अब दूसरी बात, जब इंडिया के लोग ईरान जाएंगे, ईरान से यहाँ इंडिया आएंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि ईरान में क्या क्या चीज़ें होती है भाई। या मान लीजिए सऊदी अरब जा रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया से कई सारे लोग सऊदी अरब जाते हैं जॉब के लिए, तो वहां से जब वो लोग वापस आएंगे, तो यहाँ इंडिया में बताएंगे ना बिल्कुल, कि यहाँ पे, वहाँ सऊदी अरब में कैसी कैसी परंपराएं हैं, कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनके बारे में भी भारतीय लोगों को पता चलता जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारी कल्चर और जितनी सभ्यता है, इसका किस तरीके से आदान प्रदान हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, और कुछ भारत के उपनिषद हैं, जैसे भारतीय अंक है, दशमलव प्रणाली है, इन सब का संसार के अलग अलग भागों में कैसे पहुंचना हुआ। बस इसी तरीके से लोग बाग एक दूसरे के कंट्री में जाते थे आयात निर्यात करने के लिए, और वैसे ही दोस्तों वो लोग जो है जब आयात निर्यात करने जाते थे, तो वहाँ पे उनके कल्चर्स का जो है ट्रांसफॉर्म हुआ, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उनके कल्चर जो है वो बदलने लगे। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। अब जैसे दूसरी बात है कि यहाँ जैसे इंडिया में, मान लो कि इंडिया में कोई बाहर का बंदा आया है, कोई फॉरेनर आया है इंडिया में। ओके, और यहाँ आकर के क्या करता है, वो यहाँ के मसालों का टेस्ट लेता है, यहाँ के अलग अलग चटपटे जितने भी सब्जियां हैं उनका टेस्ट लेता है, अलग अलग डिशेस का टेस्ट लेता है, उसको काफ़ी पसंद आता है। तो वो अपने जब कंट्री वापस जाएगा, वहाँ बताएगा ना भाई, अपनी वाइफ्स को बताएगा, देखो वो लोग कैसे बनाते हैं, तुम कैसे बनाते हो, कैसा टेस्ट आता है तुम्हारे खाने में, उनके खाने में कैसा टेस्ट आता है। तो फाइनली यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और फाइनली लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई, हमको इंडिया जाना चाहिए, वहाँ की कल्चर सीखनी चाहिए। और ठीक वैसे ही इंडियंस के साथ भी होता है, क्योंकि आपको भी पता है आज के डेट में आप लोग भी, सारे स्टूडेंट्स, आप लोग भी जापानीज, चाइनीज, यही सब खाते हो, जंक फूड्स। ओके, तो ये सब कैसे आया, ये सब इसी सिलसिले से आया कि लोगों का आना जाना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आदान प्रदान हुआ सभ्यता का, इसी से लोगों को पता चला। जैसे इंडिया जो है हमारे कल्चर और आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे इतनी सारी मूर्ति कला है, यहाँ पे गुफाओं में इतने सारे आपको चित्रकला नजर आएंगे, यहाँ के गुंबद, यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हो, जैसे कुतुब मीनार है आपका, ताजमहल है आपका। ओके, आपके अलग अलग और भी कई सारी ऐसी जगह है, जैसे आपका लाल किला है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे आपको स्कल्पचर्स नजर आएंगे, कई सारे मैन्यूमेंट्स, यानी कि चित्रकला, वास्तुकला, ये सब कलाएं आपको नजर आएंगी, जिनको फॉरेन से लोग बाकायदा देखने आते हैं भाई, और यहाँ से देख करके वापस चले जाते हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहता होगा इन सब चीज़ों का। दूसरी बात देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे अभी इसमें बताया जा रहा है कि भारत के 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो जम्मू कश्मीर था, हमारा जो स्टेट था, उसको बदल दिया गया है, और उसको हमारा यूटी बना दिया गया है, और कुछ यूटीज को मिक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी 28 राज्य और आपके 8 जो है यूटीज हैं। ओके, ना कि 9। तो ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म लाया गया है इसमें। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसको आप रीडिंग कीजिएगा, बिल्कुल आपके बुक में अवेलेबल है वो।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ये सब उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा है जो मैं आपको अभी अभी बताया। मतलब ये इसके कौन कौन से नाइबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है जो कि तिब्बती वाला क्षेत्र है, और ये भूटान है आपका। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका म्यांमार है और यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, इन सब के बारे में ही वो बता रहा है। इसका देखिए नेक्स्ट पेज है यहाँ पे कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह हैं, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव। तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पड़ता है जिसको आप पाक जल संधि कहते हो, और मन्नार की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको मैप से थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आएगा। ओके, यहाँ देखिए ये श्रीलंका है, और यहाँ पे ये जो छोटा सा रास्ता दिख रहा है ना दोस्तों, यही तो है आपका पाक जल समूह। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ये आपका मालदीव। ओके, मालदीव काफ़ी खूबसूरत जगह है मालदीव, कभी मौका मिले तो बिल्कुल जाइए घूमने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। और यहाँ पे आपको कुछ और भी, जैसे कुछ और भी जल संधि संबंधित क्षेत्र भी दिखाई देंगे, जैसे कि मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये भारत के दक्षिण भूभाग पे पड़ते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे लक्षद्वीप का, यहाँ पे मालदीव जैसे मैंने बताया, इस तरफ आपका अंडमान निकोबार है। ये सभी आइलैंड्स है, यहाँ पे आपको बिल्कुल कभी मौका मिले तो जरूर जाइए घूमने के लिए। ओके, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं पाकिस्तान के साथ छोड़ करके, क्योंकि वो पाकिस्तान वाले ही नहीं चाहते ऐसा। अब एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। अब आप इसको एटलस में भी देख सकते हो मैपिंग के थ्रू। आपको तो पता है ना, आपने तो मैप पढ़ा होगा क्लास 6 में कि कितने टाइप का मैप होता है भाई, आपने पढ़ा होगा ना। एक पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, थीमेटिकल मैप होता है, टोपोग्राफिकल मैप। होपफुली आपने इसको पढ़ा होगा। अब इसके बाद देखिए आपके ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसके एमसीक्यूज मैं वैसे भी कवर करा चुका हूँ, तो होपफुली आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको कवर करा देता हूँ। देखिए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा आपके उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों, इसका आंसर ये होगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर भाग पड़ता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ओके, तो ये किस देश को छूती है? नेपाल को छूती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्मकाल में अवकाश में अगर आप कावरती जाना चाहते हो तो आप कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाओगे? तो आपका आंसर आएगा कि आप जो है कावरती जाना चाहते हो तो ऐसे कंडीशन में आपको लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। ओके, लक्षद्वीप में आपको कावरती मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरा मित्र एक ऐसा मित्र है जो कि एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वो कौन सा देश का है? तो आप बता सकते हो बिल्कुल, क्योंकि भूटान की सीमा तो लगती है तो ये नहीं होगा, बांग्लादेश की भी लगती है ये भी नहीं होगा, नेपाल की लगती है ये भी नहीं होगा, बच क्या गया? तजाकिस्तान। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका तजाकिस्तान। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर के लिए मैं एक अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा, बिल्कुल आप देखिएगा उसको, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को भी ये लेक्चर शेयर कीजिए, और अपने सीनियर्स को भी लेक्चर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी आगे काम आने वाला है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।